सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्टेट्स कितने टाइप के होते हैं। पढ़ रखा हुआ तुम लोगों ने पहले भी 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन तुम्हें जो पढ़ने हैं वो कितने हैं? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में बाकी होता है प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन पार्टिकल होता है, तो वो अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना। लिक्विड और गैस को 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड को लेकर के सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी से रिलेटेड चीजें, और इससे हमने पढ़ा था गैसेस से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे के सारे लॉ पढ़े। सॉलिड उस वक्त हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, और सॉलिड का पढ़ना है 12th क्लास में, पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं व्हिच डिसाइड्स वेदर अ सब्सटेंस विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस? थर्मल एनर्जी। 11th क्लास में बताया था मैंने, नोट करो, इसको नोट कर दो। Factors which decides that a substance will be a solid, liquid or gas are first intermolecular force of attraction, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? intermolecular force of attraction. Second is thermal energy, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम है सब लोगों को? किसी भी सबस्टेंस में दो पार्टिकल्स कितनी स्ट्रांगली बॉन्डेड है उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर पॉइंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। किसमें ज्यादा होता है बताओ जरा? सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और, ठीक है। लेकिन जरा बताओ व्हाट इज थर्मल एनर्जी? एनर्जी caused by virtue of its motion. फिजिक्स वाले इसी चीज को पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरह से, तो हम फिजिक्स वालों का क्यों पढ़े? नहीं, हम भी वही डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो बोलेंगे फिजिक्स वाले कहेंगे ये तो सारा हमारा छोड़ दिया, हम अलग है फिजिक्स वाले। थर्मल एनर्जी का मतलब है कि कोई भी चीज अगर उल्टा सोचो, कोई भी चीज ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो उसकी मोशन क्या हो जाती है? काफी फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा तेजी से मूव कर रही है कोई चीज, तो इसका मतलब उसमें टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी उसमें हीट क्या होगी? ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो यही हम लोग थर्मल एनर्जी को कहते हैं। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन जैसा तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, वही डेफिनेशन है। इट इज एनर्जी पॉसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से बनता है, व्हाई गैसेस आर सॉलिड, सॉरी व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड? क्या आंसर होगा इसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अच्छा अगर एनर्जी कम। यस, करेक्ट आंसर इज solids are rigid because of high intermolecular force of attraction and less thermal energy, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को, why solids are rigid?
क्लियर है पॉइंट सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नोट कर लिया सबने? अब हेडिंग बनाओ, दो कॉलम बना लो बिल्कुल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एक तरफ और एमॉर्फस सॉलिड्स का। इसको हम लोग को पूरी डिटेल में काफी अच्छे तरह से crystalline solids and amorphous solids। ठीक है, और आज तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सा, जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी उस वक्त पता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल अरेंज होते हैं, है कि नहीं? एकदम फिक्स पैटर्न होता है। तो अगर मान लो इस तरीके से है पैटर्न, एकदम रेगुलर पैटर्न, ये बिल्कुल रेगुलर पैटर्न है, इस तरह के सॉलिड्स को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इस तरफ हम देखते हैं, तो अगर मान लो ये सॉलिड का एरिया है और बिल्कुल इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस। ठीक है, तो यही इनका मेन डिफरेंस होता है, और सारे इनके जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आते हैं वो सारे के सारे इन अरेंजमेंट की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट करो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। राजू क्या कर रहे हो? सर पहले तो नोट कर पहले वाला भी छोड़ दो, देखो यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, these are the solids in which the arrangement of particle is regular। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट यहाँ पर क्या है, रेगुलर। और एमॉर्फस सॉलिड्स में these are the solids in which arrangement of particle is irregular। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? ये दो पार्ट में, 2 पार्ट से बटेगा। और यहाँ पर ये जो है पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो ये जो सरफेस आएगी ये कैसी आएगी, स्मूथ या फिर रफ? स्मूथ सरफेस में डिवाइड हो जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इसे यहां से कट करूं तो इस केस में इस तरीके से है। ठीक है, तो जो सरफेस होगी ये क्या होगी, रफ आएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर हम इसको काट दें तो इट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 smooth parts, ठीक है, giving 2 smooth surface. But when it will be cut by a sharp object, then it will give rough surface.
नोट करो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेकंड पॉइंट, इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। That is, when cut by a sharp object, it gives regular surface. क्लियर पॉइंट याद है सबको? amorphous solids में देखो, they do not show cleavage property. That is, upon being cut by a sharp object, they do not give a smooth surface. क्लियर पॉइंट यहाँ पे सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं? चलो आगे नोट करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनके बारे में, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? जब कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट करे, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है? अगर मान लो H2O ही है, H2O आइस फॉर्म में भी रहता है, H2O लिक्विड में भी रहता है, और H2O स्टीम में भी रहता है, लेकिन उनका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O। तो आखिर लिक्विड यानी वाटर, आइस और स्टीम, इसमें डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर? नहीं, तीनों के बीच में डिफरेंस ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड में हमेशा कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर पॉइंट? तो अगर मुझे किसी सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हमें क्या करना होगा? उसके बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल का बढ़ा देना है। अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल का बढ़ाना है हमें, अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल का बढ़ाना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? हीट करना होगा उसे। ठीक है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो सभी जगह पे डिस्टेंस हमेशा यूनिफॉर्म है, फिक्स डिस्टेंस है। तो जितना टेम्परेचर हमें इन दोनों पार्टिकल को देना पड़ेगा, उतना ही टेम्परेचर इन दोनों पार्टिकल को भी देना पड़ेगा, यानी कि सेम टेम्परेचर पे इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें फिक्स होता है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, अब डिस्टेंस अलग अलग है। जहाँ पे कम डिस्टेंस है वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है वहां पे कम हीट नहीं, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको विजुअलाइज करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो हीट करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सॉलिड से डायरेक्टली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? लेकिन एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं, इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट होगा पहले, फिर थोड़ा और सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होते होते पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद वो अचानक से पूरी तरह किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम होती है। यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं?
क्योंकि जिनकी ज्यादा डिस्टेंस है वो वाला पोर्शन मेल्ट होगा पहले, जबकि कम वाला पोर्शन अभी भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो ये सॉफ्ट होने में स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट यहाँ पर नोट करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अमॉर्फस में they do not have fixed melting point। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? नहीं? अमॉर्फस में नोट करो they have melting point in a range। जब भी हम किसी अमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये फिक्स्ड रेंज में होता है। जैसे हम कह देंगे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते पूरा का पूरा क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट, अब अगर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो हीट हमें जो प्रोवाइड करनी है वो भी फिक्स होगा। तो इसमें they have characteristic, नोट करो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have definite characteristic heat of fusion। but amorphous solid में they do not have characteristic or definite heat of fusion। हाँ? क्या चीज़? क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मालूम है सबको? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, एंगल चेंज होता है। ठीक है, अब वो एंगल इस वजह से चेंज होता है क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है लाइट तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे वो कोलाइड होती है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जनरली उसी में रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रास्ते में आ रहे हैं। अगर मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लाइट रे यहाँ से पास हो गई, कितने पार्टिकल से कोलाइड? लाइट रे यहाँ से पास हो गई, कितने पार्टिकल से कोलाइड? लाइट रे यहाँ से पास हुई, कितने पार्टिकल से कोलाइड? 2 से। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जब भी कभी भी लाइट रेज पास होंगी, डायरेक्शन अगर चेंज करेंगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रास्ते में आएंगे वो क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है? बिल्कुल रेगुलर है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमेशा क्या होगा? हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। थर्मल कंडक्टर भी एक से जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा सब, ठीक है, वाइब्रेशन होती है, फिर एक वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन करती है। तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से हीट करना स्टार्ट करो तो जितने पार्टिकल होंगे ज़्यादा उतनी जल्दी थर्मल हीट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक। नोट करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक in nature, that is some physical properties such as
refractive index, electrical conductivity, etc. changes with change in direction. Changes with change in direction. ठीक है, फिर इसके बाद इसका दूसरा रीजन लिखो, इसका रीजन लिखो क्यों होता है ऐसा. दिस इज बिकॉज ऑफ regular arrangement of particles in crystalline solids. Regular arrangement of particles in crystalline solids. जबकि amorphous solids को हम क्या कहेंगे. अब देखो amorphous solid में देखने में तो तुम्हें लग रहा है कि इधर भी हर डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि बनाया ही ऐसा गया है. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की खास बात ये होती है, ठीक है उनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ इज सेम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन. क्लियर पॉइंट. अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठता हो कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो मान लो ये 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है, इसके बीच में मुझे 5 पार्टिकल्स को अरेंज करना है. मैं कैसे भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है कि नहीं, 1 2 3 4 5. इनफाइनाइट ऐसे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं. तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें भी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, ठीक है, उनकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी, बट एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ इज सेम. यानी लाइट किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, हमेशा उसको पर यूनिट लेंथ में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे. तो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी डायरेक्शन के साथ. तो इसीलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहते हैं, और ये एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कहते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. नोट करो इसे. इस तरह से डायग्राम नहीं बनाना है, जब डिफरेंस लिखने को आएगा ना एग्जाम में, इसे समझाने के लिए. ठीक, एमॉर्फस सॉलिड में लिखो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज some physical properties like electrical conductivity, refractive index does not changes with electrical conductivity, refractive index, etc. does not changes with change in direction. This is because average number of particles per unit length in amorphous solid is fixed. क्लियर है पॉइंट सबको, कोई डाउट इसमें नहीं. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो एक सॉलिड क्रिस्टलाइन है,
सेकंड पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 10 पिकोमीटर है, ठीक है। तो अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि 1000 और 1002 वाले पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकते हो? फर्स्ट और सेकंड के बीच में 10 पिकोमीटर, तो 1000 और 1002 के बीच में कितनी? 10 कैसे? 20, 2 है ना, ठीक है। 20, 1000 1003 के बीच में 30 पिकोमीटर, यानी कि इसमें अरेंजमेंट काफी दूरी तक क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि इनकी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है काफी दूरी तक चलती है, लाख तक चली जाती है। लाख एटम्स के बाद भी जाओ तो दूरी वही रहेगी, चेंज नहीं। नोट करो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 30 पिकोमीटर, मतलब 20, यहाँ पे तो 20 पिकोमीटर होगा ना, 1003 की बात करो और 1000 में तो 30 पिकोमीटर, तो ये बताया जा सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर क्या हम ऐसा हम एमोर्फस सॉलिड में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इर्रेगुलर शेप है। मान लो मैंने तुमसे बता दिया भाई 1 और 2 के बीच में 10 पिकोमीटर है, तुमसे मैं 50 और 51 वाले का पूछूंगा तो भी बताना मुश्किल हो सकता है, उसके सेकंड और थर्ड वाले में ही चेंज हो गया हो, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एमोर्फस में लिखो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमोर्फस सॉलिड में लिखो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? डाउट है? हम लोग आगे देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मान लो तो हमें बता दिया गया दो सॉलिड है, दोनों का नेचर अलग अलग है और दोनों क्रिस्टलाइन है, तो जाहिर सी बात है वो आपस में किस चीज में डिफर करते होंगे? डिस्टेंस पर क्या एमोर्फस सॉलिड, मान लो मैं NaCl की बात करता हूँ, हर टेम्परेचर पे NaCl का टेम्परेचर प्रेशर पे डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा, चाहे मैं उसको इंडिया में रखूं, अमेरिका में रखूं या कहीं और रखें हम, है कि नहीं? ये हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं। पर क्या एमोर्फस को हम मान लो ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है, तो क्या हम उसके बीच में कह सकते हैं कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास के हर एटम के बीच में डिस्टेंस 10 पिकोमीटर होगी? नहीं, इस तरह की स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। बट इस तरह की स्टेटमेंट NaCl को लेकर के दी जा सकती है क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर? तो ये चीज हमें समझना है। अब अगर डिस्टेंस इनकी फिक्स नहीं है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। मान लो हमारे यहाँ पर है, यहाँ पे ये ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेविटी इस पर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, अपना असर दिखाएगी, और ग्रेविटी जब इस पर अपना असर दिखाएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, और नीचे इकट्ठा हो जाएंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन। इसी वजह से जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, ये आज अगर तुमने ग्लास लगाया है 50 साल बाद अगर आकर के इसको देखोगे तो नीचे वाला पोर्शन ठीक हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन ठीक हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज एमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, फ्लो होते हैं। तो अगर ये फ्लो हो रहे हैं तो क्या हम इनको सॉलिड कह सकते हैं? फ्लो करना किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड्स की, लिक्विड और गैसेस की, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि एमोर्फस सॉलिड को हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया था चार्ट में। फर्दर क्लासिफाई किसे किया गया था? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्लियर है पॉइंट? तो इसी वजह से क्या होता है, नोट करो इस पॉइंट को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, whereas amorphous solids
are pseudo solids. Pseudo means false solids. क्लियर है पॉइंट यहाँ पर सबको? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है नहीं, अगर इसमें तुमने पार्टिकल चेंज किए तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज किए, ठीक है? इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसी फोर्सेज होती है जो इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक, क्लियर है पॉइंट? जबकि इस केस में डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स लिखो। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे क्या होंगे? क्रिस्टलाइन होंगे। ऑल मेटल्स, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? जबकि इसका एग्जांपल है ग्लास, रबर, जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स एक चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑल पॉलीमर्स, वो सभी किसके एग्जांपल्स होंगे? एमॉर्फस सॉलिड्स के। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लो, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज फाइबर, ग्लास फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर, ग्लास से ही क्वार्ट्ज बनता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर पॉइंट? अब ये कॉलम जो बना रखा है वो क्लोज कर दो, तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जब भी तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस, तो सारे डिफरेंस वाले पॉइंट लिखने हैं, ठीक? और एग्जांपल्स लिखना है। एग्जांपल्स लिखना मस्ट है, अदरवाइज एग्जांपल नहीं लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? और जहां पे मैंने इसमें देखा है तो रीजंस लिखवाए हैं, रीजन भी लिखवाए ना, वो रीजन लिखना जरूरी है। जैसे तुमने क्रिस्टलाइन में लिख दिया दे आर एनिसोट्रॉपिक, एमॉर्फस में लिख देना दे आर आइसोट्रॉपिक, बस उसके बाद उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है? क्लियर पॉइंट? क्योंकि वहां पे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया था, क्या चीज क्या होती है। ये क्रिस्टलाइन में लिख देना दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, एमॉर्फस में लिख देना दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लियर पॉइंट? अभी तक वो सच मालूम चला? ग्लास क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं अभी हम, नोट करो। ग्लास ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स develops thick edge at bottom and gets thinner at top. It is because it has tendency to flow very slowly. Stop. Therefore, glass is called pseudo-solid or supercooled liquid. Pseudo-solid or supercooled liquid. क्लियर पॉइंट? यहाँ पे कोई डाउट किसी को? सब ये याद है ग्लास कैसे बनता है, किस चीज से बना जाता है ग्लास? सबसे पहले तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले ग्लास के मिट्टी के यूटेंसिल्स आए, फिर ग्लास के, फिर कॉपर, आयरन, इस तरह से आता है। तो ग्लास कैसे बना था? अगर साइंस में नहीं पढ़ा तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सब जगह केमिस्ट्री है लाइफ में, मैंने बता रहा हूँ। सर बोलते हैं केमिस्ट्री कम पढ़ो, फिजिक्स ज्यादा पढ़ो। कौन कहता है? सर कौन सा सब्जेक्ट है? सर
चलो, अब मेन बात तो ये है कि केमिस्ट्री से ही सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी हम देखते जाएंगे। ठीक? तो यहाँ पर देखो, क्वार्ट्ज जो कि एक तरह का पत्थर होता है, बालू वगैरह में मिलता है, वहां से इकट्ठा किया जाता है। ये कैसा सॉलिड है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है। सोचने वाली बात ये है कि क्वार्ट्ज को ही हीट करके मेल्ट करा करके हम ग्लास बनाते हैं। तो यानी कि हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, इस रेगुलर अरेंजमेंट को क्या कर देना है, ये रेगुलर। ठीक है, और इसलिए मैंने कहा था कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट चेंज होगी तो उनका नेचर चेंज होगा, कुछ और बन जाएंगे, कुछ और प्रॉपर्टी उनमें शो होंगे। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट में, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड and upon heating, upon melting and sudden cooling, बिल्कुल अचानक से इनको सडनली कूल कर दो, फास्ट। ब्रैकेट में लिख लो, सडन कूलिंग को हम कहते हैं क्वेंचिंग, QUENCHING, क्वेंचिंग। ठीक है, तो हीटिंग